Assalamualaikum. In the previous lecture, we discussed about the mutual funds. We discussed the historical development related to the mutual funds. As you know that the course is related to financial institutions. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो बेसिक काम था वो ये क्या था, वो यही था कि आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कि ट्रांसफर ऑफ द फंड्स who have excess savings to those who have shortage of the funds. म्यूचुअल फंड्स में क्या था, हमने ये देखा था कि म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ किस तरह हुई, म्यूचुअल फंड्स किस तरह, सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड था वो डेवलप्ड हुआ था यूरोप में, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में जो बेसिक काम था वो क्या था कि उसका बेसिक जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि स्मॉल इन्वेस्टर्स, क्योंकि देखिए स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए दे आर नॉट इन द पोजीशन टू टेक द हायर रिस्क्स, ठीक है। और जो शॉर्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज है वो बहुत कम है, उनके पास इतना ज्यादा कैपिटल नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके, कैपिटल कम है तो वो ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते, तो म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड्स स्मॉल इन्वेस्टर्स टू पूल इन द रिसोर्सेज, ठीक है, जिसमें वो नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स फिर डेवलप हुए, इसमें आपको सबसे जो बेनिफिट्स थे, जो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए थे, उसमें हमने कहा था लिक्विडिटी कंसेप्ट। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमने बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर्स में लिक्विडिटी के कंसेप्ट को देखा। हमने कहा था कि लिक्विड में आपका म्यूचुअल फंड वो है कि अगर आपको कभी भी आपको पैसों की जरूरत है और यू वांट टू विथड्रॉ दैट अमाउंट, तो म्यूचुअल फंड एनेबल्स यू विदाउट बेयरिंग एनी पेनल्टी। उसके बाद हमने देखा था कि आपकी जब आप मनी मार्केट की बात करते हैं, अगर आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें तो उसमें एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि आपकी इतनी लिमिट हो, लेकिन म्यूचुअल फंड्स क्या है, स्मॉल इन्वेस्टर्स की है, जो उनके स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स है उस पर भी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू इन्वेस्ट इन दोज सिक्योरिटीज रिलेटेड टू लार्ज, टू इन्वेस्ट इन दोज सिक्योरिटीज जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो तब करते हैं, क्योंकि वो आपका पूल बना देता है, जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी सेविंग को इकट्ठा कर दिया जाता है और फिर एक पूल बना के किया जाता है। इस तरह उनका रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। रिस्क आपको शायद याद हो, हमने रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी, हमने कहा था कि अगर आपका रिस्की एसेट्स में आप लोग इन्वॉल्व करते हैं तब एक डाइवर्सिफिकेशन बनता है, डाइवर्सिफाइड आप बनाते हैं पोर्टफोलियो, तो ओवरऑल रिस्क रिड्यूस हो जाता है। सेम इन द केस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। फिर हमने बात की थी आपकी म्यूचुअल फंड्स में कि आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की बात की थी, क्योंकि एक अगर आप इंडिविजुअल जो है माइट पॉसिबल भी उसको इतना ज्यादा मार्केट का अंदाजा ना हो कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट कौन सी जगह पे ज्यादा मेरे लिए बेनिफिट होगी, कौन सी इन्वेस्टमेंट ऐसी होगी जो लेस रिस्की होगी, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाती है आपको। थर्डली आपकी कॉस्ट रिडक्शन बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपकी जो अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, अगर आपका लेट्स सपोज 5000 रुपीज है, आपने ब्रोकर्स को भी देना है, लेकिन अगर आप सब मिला के इकट्ठी सिक्योरिटीज पे करेंगे तो आपको जैसे इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल कहते हैं, सेम इन द केस आपकी ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। फिर हमने बात की थी म्यूचुअल फंड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, जो दो मेन तरह है, ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स एंड क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड्स। नॉर्मली जो आपके यूज होते हैं वो ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने बहुत ज्यादा ग्रो किया, लेकिन एक ऐसा टाइम आया था जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था 1929 में, तो दैट आल्सो डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि लोगों में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो गई थी। आपकी हमने एक पिछली बार पीछे भी एक टर्म मैंने आपको बताई थी, कॉन्टेजन इफेक्ट। हमने बैंक को पढ़ते हुए कहा था कि जब एक बैंक फेलियर होता है तो दूसरे जो उसकी एक ऐसी र्यूमर फैल जाती है कि ऑटोमेटिकली लोगों का दूसरे बैंक के ऊपर भी जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो खत्म हो जाता है, इस तरह दूसरे बैंक्स की परफॉर्मेंस भी इफेक्ट करती है। सेम इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले जो 1970 में मनी मार्केट म्यूचुअल फंड ब्रूस फ्रूटन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसने जब इंट्रोड्यूस करवाया था मनी मार्केट का, तो आपको ऑलरेडी कंसेप्ट है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स थे जो आपके स्मॉल टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपकी जिसमें यूएस ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स जिसे हम रेपोज कहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। तो जब आप उसमें इन्वेस्ट करते थे तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जाहिर है वो सिक्योर है, आपकी सेकेंडरी मार्केट भी एक्टिव सेकेंडरी मार्केट है, आप हाईली लिक्विड है, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते
सकते हैं कैश में। ठीक है, तो ब्रूस ब्रूटन ने ये कहा कि म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो सेफ एंड सिक्योर हैं, लेकिन वो अपनी बात को, अपनी ही एडवाइस पे उसने अमल नहीं किया, और फिर जब लेमन ब्रदर्स के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और बैड डेट्स हुआ तो दैट बैडली इफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। फिर इस तरह म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ा, लेकिन लेटर ऑन फिर म्यूचुअल फंड्स ने दोबारा से ग्रो करना शुरू किया। आपको याद हो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बार चार्ट सिखाया था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने 1980 से लेके अब तक कितना ज्यादा ग्रो किया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैनगार्ड S&P 500 जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड्स। फिर हमने बात की थी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी इसको डिवाइड किया गया है कि आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव क्या है। जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में आप लोग क्या करते हैं, स्टॉक म्यूचुअल फंड इसी तरह बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में आप शेयर होल्ड, आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं जैसे IPOs वगैरह से, तो यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। स्टॉक फंड में भी यही होता है कि आपको डिविडेंड मिलता है, सेम इन केस लाइक स्टॉक मार्केट। फिर हमने बॉन्ड फंड की बात की, बॉन्ड फंड बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह बॉन्ड मार्केट की बात होती है, जिस तरह डेट होता है, इंटरेस्ट वगैरह होता है। इसमें आपके जंक बॉन्ड्स आ जाते हैं, आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ जाते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड्स आ जाते हैं। फिर हमने बात की थी हाइब्रिड बॉन्ड। हाइब्रिड बॉन्ड क्या होता है कि ये एक मिक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन जो है आपकी स्टॉक मार्केट में होता है और कुछ पोर्शन आपकी डेट मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में होता है। फिर हमने बात की थी इंडेक्स फंड्स की। हमने कहा था इंडेक्स फंड्स एक वो फंड्स है जहाँ पे कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं होता, आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, और ये एक यूनिक किस्म का फंड है जिसमें ना तो आपकी हाइब्रिड में आता है ना आपका मिक्स में आता है। और लेटर ऑन हमने बात की थी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की, तो सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूचुअल फंड। क्योंकि वो पॉपुलर इसलिए था मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, उसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी मनी मार्केट की तरह। उसके बाद उसमें कुछ ऐसे, उसमें ये था कि चेकेबल डिपॉजिट्स का प्रिविलेज दिया जाता है, और जब आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा इरोज हुआ इन द पीरियड ऑफ 1970s एंड 1980s, दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। लोगों का मनी मार्केट, लोगों ने कहा हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसलिए मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंड। फिर हमने लेटर ऑन डिस्कस किया था कि आपके जो जिस तरह बहुत सारे बैंक्स में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा कि बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता है, सेम इन द केस म्यूचुअल फंड को भी रेगुलेट किया जाता है। म्यूचुअल फंड में रेगुलेशन हमने देखी थी कि कौन कौन सी है। पहले तो ये कि इसको स्टॉक एंड एक्सचेंज कमीशन से म्यूचुअल फंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द स्टॉक एंड एक्सचेंज कमीशन। ठीक है, उसमें यह कि अगर इन केस ऑफ एनी फ्रॉड या करप्शन, आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है दैट प्रोवाइड्स यू सम प्रिंसिपल्स, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इसकी टैक्सेशन वगैरह की बात थी, उसमें हमने कहा था फेडरल रेवेन्यू एक्ट 1936 जो है दैट गवर्न्स द टैक्सेशन पॉलिसी रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड्स, और लेटर ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट दैट गवर्न्स द स्ट्रक्चर ऑफ द रेगुलेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। फिर हमने बात की थी कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जो ऑल्दो उन सब में थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी मार्केट अब्यूजेस में जो लोग इन्वॉल्व थे। इसमें हमने लेट आउट ट्रेडिंग्स की बात की थी और टाइम जोन की बात की थी। लेट आउट ट्रेडिंग्स जो है उसको तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इलीगल करार दिया है, लेकिन जो टाइम जोन है उसको नहीं करार दिया। लेकिन हमने देखा था कि ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अमेरिकन बैंक की बात की थी हमने, अलायंस कॉर्पोरेशन की बात की थी, जिनको बहुत ज्यादा पेनल्टी वगैरह चार्ज की गई थी। फिर हमने म्यूचुअल फंड्स को देखा था कि म्यूचुअल फंड्स में ओवरऑल अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आजकल जो है बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो उसकी बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ हुई है, और क्योंकि आपको सबसे जो बेनिफिट है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए है। ये तो था म्यूचुअल फंड का प्रीवियस लेक्चर का प्रीव्यू। आज जो हम लेक्चर देख रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स। अगर आपको याद हो, हमने जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में या स्टार्ट ऑफ कोर्स में, तो हमने कहा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमने कहा था कि बैंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमने इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स की बात की थी। अब क्वेश्चन ये कि इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड को क्यों कहा गया है कि दैट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब हम इनको देखेंगे, हम देखेंगे इंश्योरेंस फंड्स जो हैं
उसका कंसेप्ट है कैसे, उसने उसकी पैसेज ऑफ टाइम कैसे उसने ग्रोथ की, और आपको किस तरह एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देने, और डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंस कौन सी हैं। लेकिन हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर होगा। Today we look at two non-bank institutions, insurance companies and pension funds. We will view them in a similar light as other financial intermediaries because they take funds from one sector and invest them in other sectors. ठीक है, इनका जो बेसिक पर्पस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बेसिक काम क्या था? To transfer of the funds from the people who have surplus funds to those people who have shortage of funds or who have a productive use of them. Same in the case आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स हैं, they are also involved in the transfer of funds. कौन कौन से टॉपिक्स हैं? इंश्योरेंस कंपनीज, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली होती क्या है? आप सबको पता होगा इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योर्ड यानी आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ एनी लॉस वगैरह। वो क्या होता है कि जैसे देखिए, आपको पता है कुछ लोगों का जो बिहेवियर होता है, हमने बात की थी, दे आर रिस्क अवर्स। आप देखते हैं, आपने इन्वेस्टर्स को हमने देखा तो हमने देखा था कि दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं, लोगों की दो तरह के साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो रिस्क लविंग होते हैं, जिनका रिस्क एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, लेकिन एक वो लोग होते हैं जो रिस्क अवर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हम सेफ इन्वेस्टमेंट्स करें जिसमें हमें रिस्क वगैरह ना हो। तो इंश्योरेंस कंपनीज का जो बेसिक काम है वो वही है, और नॉर्मली जो इसमें लोग पीपल होते हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं, तो रिस्क नहीं ले सकते। Insurance companies assume the risk of their clients in return for a fee called the premium. Insurance companies क्या करती है कि अपने जो clients रिस्क नहीं लेना चाहते उनके रिस्क को कवर करती है, और उनसे उसके बदले में क्या लेती है? कुछ फी, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, क्योंकि वो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। आपने सुना होगा, आप लोग अक्सर ही टर्म यूज करते हैं कि मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है। देखिए, अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी गाड़ी जो है वो चोरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनीज को, क्योंकि आप लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड यू द सेफ्टी, वो आपको अपने रिस्क को आपके बिहाफ पे ले लेगी। मोस्ट पीपल परचेज इंश्योरेंस बिकॉज दे आर रिस्क अवर्स। वही बात कि बहुत सारे लोग जो हैं इंश्योरेंस, जो इसकी मेन रीजन ये है कि वो रिस्क अवर्स होते हैं। दे वुड रादर पे अ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कि वो कुछ पे करते हैं। देखिए, आपको इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, यू हैव टू पे द फी फॉर इट, दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम। ठीक है, आप कहते हो कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन देखिए एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है कि आपने इंश्योरेंस कंपनीज में लेट्स सपोज 10 पीपल हैं और उन्होंने इंश्योर्ड कराई हुई गाड़ियां। अब जरूरी तो नहीं कि 10 की 10 गाड़ियां ही चोरी हो जाएंगी या 10 की 10 गाड़ियां ही एक्सीडेंट कर लेंगी, तो इंश्योरेंस कंपनीज को इस तरह प्रीमियम की फॉर्म में बेनिफिट भी होता है। Insurance is the equitable transfer of the risk of a loss from one entity to another in exchange for payment. Insurance क्या है? That is mainly involved in the transfer of risk from one entity to another. देखिए, रिस्क को ट्रांसफर कर रहा है, जो रिस्क अब किसी पर्सन ने, जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अली की गाड़ी जो है वो चोरी हो गई है। अब जो अली का रिस्क था, अगर वो गाड़ी इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस प्रीमियम उसको पे करेगी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कर रहा है कि रिस्क को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम अली टू कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ फी, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। It is a form of risk management primarily used to hedge against the risk of contingent uncertain loss. ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हो। ठीक है, तो इंश्योरेंस में भी ये है कि आपका रिस्क, आप अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि आपने गाड़ी ली, क्योंकि आपको रिस्क तो है कि चोरी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर देते हो, यानी आप अपना रिस्क ट्रांसफर कर देते हो टू इंश्योरेंस कंपनीज फॉर एनी अनसर्टन लॉस। An insurer or insurance carrier is a company selling the insurance. इंश्योरर कौन है इसमें? आपको पता है हर पार्टीज के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दो लोग होते हैं, एक इंश्योरर है या इंश्योरेंस कैरियर। वो बंदा है जो आपको इंश्योरेंस सेल कर रहा है।
द इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर इज अ पर्सन और एंटिटी बाइंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। जो इंश्योर्ड है या पॉलिसी होल्डर है वो एक ऐसा पर्सन है जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज कर रहा है। The amount of money to be charged for certain amount of insurance coverage is called the premium। और जो उसके बदले में ट्रांजैक्शन होगी, जिसमें अमाउंट होगी, उसको हम प्रीमियम कहेंगे। Risk management, the practice of appraising and controlling risk, has evolved as a discrete field of study and practice। क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये शेयर किया था आपके साथ कि रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आपके हर कोई चाहता है, अगर हम साइकोलॉजिकल बिहेवियर की बात करें, आप लोग से मैं पूछती हूँ तो क्या आप लोग नहीं चाहेंगे, हर बंदा चाहेगा कि रिस्क मिनिमाइज्ड हो, कम से कम रिस्क हो और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हो। हर बंदे की साइकोलॉजिकल बिहेवियर है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो अपने रिस्क को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ फॉर्म ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अभी तक हमने देखा उसमें दो लोग होते हैं, एक इंश्योरर होता है जो आपको इंश्योरेंस सेल आउट कर रहा है, एक होता है पॉलिसी होल्डर जो उसको परचेज कर रहा होता है, और एक अमाउंट होती है जो उसमें अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन जिसे कह सकते हैं, उसको हम प्रीमियम कहते हैं। Next, the transaction involves the insured assuming a guaranteed and known relatively small loss in the form of payment to insurer in exchange for the insurer's promise to compensate। देखिए इसमें क्या है कि ट्रांजैक्शन में आपकी गारंटीड इन्वॉल्व द इंश्योरेंस अज्यूमिंग अ गारंटीड। देखिए इसमें यह कि आपको पता हो कि वाकई लॉस हुआ है। इसमें इंश्योरर क्या करता है कि प्रॉमिस करता है टू कंपेंसेट, इसको हम इंडेमनीफाई कहते हैं। The insured in the case of financial loss, कोई भी financial loss हुआ है तो the insured receives a contract called the जो insured है वो एक contract बनाएगा जिसको insurance policy कहते हैं, जिसमें ये terms and conditions हैं कि किस तरह। देखिए आप अगर आप खुद ही आके कह देते हैं, मतलब उसमें कुछ terms and conditions set की जाती हैं कि आपके वो depending upon the policy nature of the insurance कि आपको हम किस हद तक लॉस कवर करेंगे, इधर क्या हम फुल लॉस देंगे। आपको पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा डिफरेंट टाइप्स की इंश्योरेंस कंपनीज है। आजकल आप लोग एक ऐड सुन रहे होंगे, कमाल ने कमाल कर दिया, एक एडवर्टाइजमेंट आ रही है जिसमें जो इंश्योरेंस पॉलिसी को प्रमोट कर रही है। ऑल ऑफ यू आर आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी एडवर्टाइजमेंट मीडिया में। ठीक है, उसमें यह है कि वो उसने एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस खरीद ली है। इंश्योरेंस कंपनीज मेजर एम्प्लॉयर, ये जो ग्राफ है ये आपको बता रहा है कि यूएस में क्या ट्रेंड रहा 1960 से लेके 2005 तक। अगर हम बात करें, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960, 1970, 1980 अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया था। जब आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है तो दैट लीड्स टू द अनसर्टेनिटी। देखिए आपका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया, लोगों में एक अनसर्टेनिटी आ गई, तो लोगों को लगा कि हमें ज्यादा जरूरत है इंश्योरेंस की, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होती है तो देयर मे बी चांस कि आप लॉस कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी का यूएस में क्या ट्रेंड रहा, देखिए 1960 से लेके आपका ग्राफ जो है वो अपवर्ड इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। इट मीन्स कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है दैट बिकम डेवलप्ड फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1960 टू 2005। पहले तो बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ थी, लेकिन अब अगर हम आज की बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड भी कह सकते हैं। वो इस ग्राफ में तो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको आजकल की बात करती हूँ। जो फर्दर रिसर्च हुई है उसमें ये बताया गया है कि इंश्योरेंस कंपनीज का ट्रेंड डिक्रीजिंग ट्रेंड है। उसके क्या रीजन है? एक रीजन तो ये है कि टेक्नोलॉजी ने स्ट्रीमलाइन कर दिया है, और सेकंड क्या रीजन है कि अब बहुत सारे कंपटीशन बाय अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज कमर्शियल बैंक्स एंड ब्रोकरेज हाउसेस में बी कटिंग इनटू सम ऑफ द बिजनेस, कि वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए थोड़ा सा ट्रेंड कम हो गया। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1960 टू 2005। अब बात करेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की। देखिए हर चीज का कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, जिस तरह हमने कहा था म्यूचुअल फंड्स में क्या है, सेम इन द केस के इंश्योरेंस पॉलिसीज के मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी इन्वॉल्व्स पूलिंग फंड फ्रॉम मैनी इंश्योर्ड एंटिटीज टू पे फॉर द लॉसेज दैट सम मे इनकर। देखिए इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं कि बहुत सारे जो भी एंटिटीज वगैरह हैं उनसे फंड जनरेट करती है। देखिए लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा था कि 10 लोगों ने इंश्योरेंस ली है, तो उन 10 लोगों से वो इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम उनसे फंड्स लेगी और फिर क्या करेगी कि उनको इन द केस ऑफ एनी लॉसेज उनको वो पे करेगी। और इंश्योर्ड एंटिटीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रिस्क,
क्योंकि वो उनको रिस्क प्रोटेक्शन विल बी अगेंस्ट देयर फी। इन ऑर्डर टू बी इंश्योरेबल रिस्क, देखिए अब आपने कहा आपने इंश्योरेबल रिस्क में कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं। उसमें आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वाकई क्या वो इवेंट हुआ है कि नहीं, ठीक है। आप उसमें ये होता है कि आप डिफरेंट जैसे गारंटी वगैरह की बात की थी आपकी, उसमें कुछ टर्म जो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि देयर आर सम प्रिंसिपल्स जिसपे इंश्योरेंस पॉलिसी जो है लाए करती है। फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। बहुत सारी इंश्योरेंस हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लेकिन देयर आर 7 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑल इंश्योरेंस कंपनीज आर सब्जेक्ट टू। वो कौन सा है? देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंश्योर्ड, the party covered by insurance and the beneficiary, the party who receives the payment should a loss occur। कि देखिए एक रिलेशनशिप है, हमने बात की थी जो इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस को सेल आउट कर रहा है, और जो पॉलिसी होल्डर है, देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप। क्योंकि अगर रिलेशनशिप होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो इसका मतलब है देयर इज नो इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको कोई लॉस भी कवर नहीं होगा। फर्दर द बेनिफिशियरी मस्ट बी समवन हु वुड सफर इफ इट वर नॉट फॉर द इंश्योरेंस। और ये क्या देखें बेनिफिशियरी, ये नहीं आप कह सकते कि आप दूसरे के बिहाफ पे करें। अगर आपको खुद लॉस हुआ है देन आपको कवर किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते मेरे नेबर्स में ये लॉस हुआ है, वो पॉलिसी होल्डर नहीं है। जो देखिए जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, हम बात करते हैं ए और बी की ट्रांजैक्शन के बारे में, ठीक है। बायर एंड सेलर की जो ट्रांजैक्शन है उसमें ये नहीं कि आप बायर के बिहाफ पे कोई और आ जाएगा तो वो टर्म सेट कर लेगा। अगर कोई भी एब्सेंस होगा तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो सेलिंग ट्रांजैक्शन। इसी तरह इंश्योरेंस पॉलिसी में भी आपका एक रिलेशनशिप होना चाहिए और आप खुद जो बेनिफिशियरी है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसको लॉस सफर करना चाहिए। अगर उसके ये नहीं कि वो किसी दूसरे के बिहाफ पे करे। द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड फुल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू इंश्योरेंस कंपनी, कि आपकी इंफॉर्मेशन देखिए, आपको अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड नहीं की, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी आपके लॉस को कैसे फुलफिल करेगी। आपने फुल जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या अदर देन जो इंफॉर्मेशन है, वो आपकी फुल एंड एक्यूरेट होगी। द इंश्योर्ड इज नॉट टू प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, कि इंश्योर्ड जो है इसको इज नॉट टू प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट वगैरह नहीं मिलेगा एज अ रिजल्ट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। इफ अ थर्ड पार्टी कंपेंसेट्स द इंश्योर्ड फॉर ए लॉस, द इंश्योरेंस कंपनीज ऑब्लिगेशन इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन। इसमें क्या है कि देखिए आपकी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। जो एक्सीडेंट अब एक आपकी जिस गाड़ी के साथ हुआ है, अगर तो वो आपको वो कंपनसेट कर रही है, थर्ड पार्टी इसको हम कहेंगे, वो आपके लॉस के अगेंस्ट फुल आपको कंपनसेट कर देती है, देन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। यानी आप डबल बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप उससे भी कंपनसेट करा लो और इंश्योरेंस पॉलिसी से भी ले लो। या अगर वो आपकी कुछ पार्ट पेमेंट करती है तो रिमेनिंग पेमेंट जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी करेगी, लेकिन रिमेनिंग ये नहीं कि आप उनको कहेंगे कि मुझे पूरा का पूरा जो है जितना भी मेरा हुआ है इंश्योरेंस लॉस्ट हुआ है वो उसको फुलफिल करें। The insurance company must have a large number of insured so that risk can be spread out among many different policies। देखिए उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड हो, वही डाइवर्सिफिकेशन का कंसेप्ट आ जाता है कि रिस्क कैन बी स्प्रेड आउट मैनी डिफरेंट पॉलिसीज। देखिए बहुत सारी पॉलिसीज हैं और जरूरी तो नहीं अगर 100 लोग इंश्योर्ड हैं तो 100 के 100 ही लॉस आ जाएगा, 100 के साथ कोई फाइनेंशियल डिजास्टर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। द लॉस मस्ट बी क्वांटिफाइबल, कि आपका लॉस जो है वो क्वांटिफाइबल होना चाहिए, मतलब उसकी क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एन ऑयल कंपनी कुड नॉट बाय अ पॉलिसी ऑन एन अनएक्सप्लोर्ड ऑयल फील्ड। देखिए ये नहीं हो सकता कि कोई एक ऑयल कंपनी है जो ऑयल अनएक्सप्लोर्ड ही नहीं हुआ जिस एरिया से, वो उसकी पॉलिसी ले ले। क्वांटिफाइबल उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। देखिए हम कहते हैं कि हमें इंश्योरेंस है तो ये नहीं कि मेरी गाड़ियां भी गाड़ियों की कर दे, एक पर्टिकुलर कार उसकी क्वांटिटी बतानी होगी आपने। The insurance company must be able to compute the probability of the losses occurring। नेक्स्ट क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी में ये एबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी लॉसेस अकरिंग कितने ज्यादा हैं वो उसको कंप्यूट कर लेते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। देखिए अगर 100 लोगों ने लिया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस क्या है।
बेसिकली इन प्रिंसिपल्स का पर्पस क्या है? इज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ इंश्योरेंस प्रोसेस। देखिए, अगर बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं हैं तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज है, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म द फंक्शंस एफिशिएंटली। अगर रिलेशनशिप ही नहीं है, अगर आपका लॉस क्वांटिफाइबल नहीं है, मतलब ये ऐसी बेसिक चीजें हैं, ये होंगी तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है अपना फंक्शन प्रॉपरली फुलफिल कर सकेंगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट इन प्रिंसिपल्स का, दैट प्रोवाइड अ वे टू स्प्रेड द रिस्क अमंग मैनी पॉलिसीज, कि वो आपका रिस्क स्प्रेड कर देते हैं, एंड टू एस्टेब्लिश अ प्राइस फॉर ईच पॉलिसी, और आपकी जो भी पॉलिसी है उसकी प्राइस एस्टेब्लिश कर लेते हैं। दैट विल प्रोवाइड एन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिटेबल रिटर्न्स। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट होती हैं, दैट आर इंगेज इन द ट्रांसफर ऑफ रिस्क। ठीक है, और फॉर इन एक्सचेंज ऑफ फी कॉल्ड द प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनीज के कुछ प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए। हमने कहा कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए दो लोग होंगे, एक इंश्योर्ड होगा जो पॉलिसी सेल आउट कर रहा हो, और एक पॉलिसी होल्डर होगा जो उसको ले रहा होगा। ठीक है, और कुछ हमने प्रिंसिपल्स देखे कि वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्यों जरूरी है इंश्योरेंस के लिए। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे हम देखेंगे एडवर्स सिलेक्शन एंड द मॉरल हैजर्ड इन इंश्योरेंस। ठीक है, आप लोग as you have seen in the previous chapters कि asymmetric information plays a large role in the design of insurance products। asymmetric information हमने बात की थी कि आपकी जो दो different parties to contract that both have the different information। ठीक है, कि अगर पार्टी ए के पास कोई और इंफॉर्मेशन है तो उसमें एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजर्ड का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल जो हैजर्ड है, दैट इंपैक्ट्स द इंडस्ट्री बट इज फेयरली वेल अंडरस्टूड द इंश्योरेंस कंपनीज। अब हम देखेंगे कि किस तरह है। एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम रेजेस द इशू ऑफ विच पॉलिसीज एंड इंश्योरेंस कंपनी शुड एक्सेप्ट। ठीक है, एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम में आपको ये पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी को कौन सी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी चाहिए। Those most likely to suffer loss are most likely to apply for insurance, कि जिनको लगता है कि उनका लॉस ज्यादा होगा। यानी देखिए, अगर लेट्स सपोज दैट हर बंदा तो इंश्योरेंस नहीं लेता ना, जैसे जिसका कोई रिस्की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, जिसको लगता है कि जिसके जैसे कोई आप कह सकते हैं कि कोई बीमार है, उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और उसको बहुत सारे डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स सफर कर रहा है, तो वो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि ही और शी इज गोइंग टू परचेज द हेल्थ इंश्योरेंस एज कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन। क्योंकि हेल्दी पर्सन को तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह ओल्ड जो लोग हैं, ओल्ड एज के, वो भी ज्यादा उनके चांसेस हैं कि वो इंश्योरेंस का परचेज करें एज कम्पेयर टू यंग वंस। ठीक है, दोज मोस्ट लाइकली टू सफर लॉस आर द मोस्ट लाइकली टू अप्लाई फॉर इंश्योरेंस। In the extreme, insurance companies should turn anyone who applies for an insurance policy। क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है should turn anyone who applies for insurance policy, और जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई करता है, मतलब अगर वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योरेंस जो है सेल आउट करती है। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है, लाइक आपकी एज, आपकी मंथली इनकम वगैरह। ये नहीं कि आप विदाउट हर बंदा जाएगा उठ के इंश्योरेंस, यानी आपको पता है हर चीज में कुछ लिमिटेशंस वगैरह होती हैं। सेम इन द केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैव फाउंड रीजनेबल सॉल्यूशन टू डील विद द प्रॉब्लम्स। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिक्वायर्स अ फिजिकल एग्जाम। अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज आउट कर रहा है, वो बीमार है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए कि ईदर ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज और नॉट। ये नहीं कि वो आके वैसे ही ले ले, उसके लिए उन्होंने फिजिकल एग्जामिनेशन रखा है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिसी। ठीक है, और फिर आपकी जो भी मतलब अगर उसको पर्टिकुलर डिजीज है, फिर उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन सेट की जाएंगी। ये तो एडवर्स सिलेक्शन का था कि आप उनको सेल आउट करने से पहले। और मॉरल हैजर्ड क्योंकि आफ्टर द ट्रांजैक्शन होता है, दैट अकर्स इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री व्हेन द इंश्योर्ड फेल्स टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशन। कि देखिए, अगर आपका एक एग्रीमेंट बनता है, आपको पता है कि लॉ में अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसके, लेकिन अगर जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योर मतलब पॉलिसी होल्डर है, दैट इज गोइंग टू टेक मोर रिस्क बियॉन्ड द लिमिट्स, यानी जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके ज्यादा ले ले टू अवॉइड लॉसेस, बिकॉज वो ये क्योंकि वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि वो कहता है कि मेरा जो लॉसेस हैं वो दैट इज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, दैट यूज डिडक्टिबल्स टू हेल्प कंट्रोल दिस प्रॉब्लम।
कि डिडक्टेबल मेथड जो है वो उसको अडॉप्ट करेगी कि वो किस तरह इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन ही माइट पॉसिबल भी, एक बंदा है वो कहता है कि मेरी जो है मतलब वो अपनी गाड़ी वगैरह को इंश्योर्ड करा देता है, लेकिन बाद में अगर वो ये इस टर्म एंड कंडीशन पे इंश्योर्ड कराता है कि ये मैं खुद पर्सनल यूज के लिए, बाद में वो शोरूम्स वगैरह में हायर कर देते हैं, वहां पे आपको पता है कि लॉसेस के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह इस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी डिडक्टेबल मेथड यूज करती है इन ऑर्डर टू कवर द लॉसेस। सेलिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का क्या है कि मोस्ट पीपल डाउन परचेज एनफ इंश्योरेंस। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये कि हर पीपल बहुत ज्यादा इंश्योरेंस नहीं परचेज करते। 1970 में बहुत ज्यादा था, यूएस इंडस्ट्री में भी हमने देखा था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज यूज स्ट्रॉन्ग सेल फोर्स टू कम्बैट दिस। उसमें वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एजेंट्स हैं, दे मे सेल द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज, कि ये लोग इन्वॉल्व होते हैं कि डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज को किस तरह अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वगैरह सेल आउट करने हैं। एक्सक्लूसिव एजेंट्स ओनली सेल द प्रोडक्ट्स ऑफ वन कंपनी, ये जैसे एक्सक्लूसिव है, ये सब एक ही कंपनी के लिए है। एंड अंडरराइटर रिव्यूज पॉलिसी प्रायर टू एक्सेप्टेंस टू डिटरमिन इफ द रिस्क इज एक्सेप्टेबल। अंडरराइटर क्या करता है कि वो अपनी पॉलिसी प्रायर टू इट्स एक्सेप्टेंस को रिव्यू करता है, एक्सेप्ट होने से पहले इसको रिव्यू करता है। लीगल का देखिए, हम देखेंगे कि इसमें लीगल क्या चीजें, लीगैलिटी डिजायर है हर चीज का। इस तरह हमने बात की थी कि आपका कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए कंपनीज एक्ट बनाया गया, इस तरह हमने पिछले में म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करने के लिए उसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के लिए किया। इस तरह इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। उसमें कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, इंडेमनिटी, insurance company indemnifies or compensates the insured in case of certain losses only up to the insured's interest। कि indemnity का कंसेप्ट क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज indemnifies करेगी और कंपनसेट करेगी only in case of certain losses, यानी ये बियॉन्ड द लिमिट्स नहीं करेगी। ठीक है, एक तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसमें क्या है, इंश्योर्ड टिपिकली मस्ट डायरेक्टली सफर फ्रॉम द लॉस, कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो इंश्योर्ड है जिसने पॉलिसी परचेज की है उसको खुद लॉस होना चाहिए, वो अपने नेबर्स के बिहाफ पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट वेदर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और इंश्योरेंस ऑन ए पर्सन इज इन्वॉल्व्ड। इसमें आपको किसी तरह की इंश्योरेंस भी आ सकती है। इसमें क्या है, कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट इंश्योर्ड हैव अ स्टेक इन द लॉस और डैमेज टू द लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, कि उसका अपना पर्सनल उसमें होना चाहिए, उसकी अपनी प्रॉपर्टी, उसकी अपनी गाड़ी वगैरह जो है उसको लॉस मिलना चाहिए। The requirement of an insurable interest is what distinguishes insurance from gambling। ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है दैट इज द केस कि इंश्योरेंस को गैम्बलिंग से, गैम्बलिंग क्या होती है, गैम्बलिंग में भी तो ये होता है ना कि आप गैम्बलिंग जैसे आप लोग कहते हैं कि आपने देखा होगा मैच फिक्सिंग, जैसे मैच की गैम्बलिंग होती है कि ए कहता है कि ये मैच जीतेगा कि नहीं, बी के, उसमें गैम्बलिंग होती है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसको गैम्बलिंग से डिस्टिंग्विश करती हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इंश्योरेंस कंपनी इज जस्ट लाइक द गैम्बलिंग, क्योंकि इसमें एक तो आपका अपना स्टेक होना चाहिए, इंडेमनिटी होनी चाहिए, ये इसके लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। अटमोस्ट गुड फेथ, कि इंश्योर्ड एंड इंश्योरर आर बाउंड बाय गुड फेथ बॉन्ड ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, कि आपकी फेयरनेस ऑनेस्टी वगैरह होनी चाहिए। मटेरियल फैक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, कि आपकी तमाम इंफॉर्मेशन वगैरह करेक्ट होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन, insurers which have similar obligations to insured contribute in the indemnification according to same method। Subrogation, insurance company acquires legal rights to pursue recoveries on the behalf of insured, कि इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स टू परस्यू रिकवरीज ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योर्ड, कि देखें कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उसको फुलफिल तो करेंगी, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योर्ड वो हो सकता है कि थर्ड पार्टी से क्लेम कर लें। कॉज प्रॉक्सिमा और प्रॉक्सिमेट कॉज, द कॉज ऑफ लॉस मस्ट बी कवर्ड अंडर द इंश्योरिंग, कि कॉज ऑफ लॉस जो है वो भी आपके एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए। मिटिगेशन, इन केस ऑफ एनी लॉस और कैजुअलिटी द एसेट ओनर मस्ट अटेम्प्ट टू कीप लॉस टू मिनिमम एज इफ एसेट वाज नॉट, अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो एसेट ओनर जो है वो अपने लॉस को मिनिमम रखने की कोशिश करेगा अगर एसेट इंश्योर्ड नहीं है। ठीक है, इसमें हमने देखा कि क्या क्या चीजें देखी, कि आपकी ऑनेस्टी, फेयर, ठीक है, आपके इंश्योर्ड, आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बाइंग और सेलिंग द इंश्योरेंस। इंश्योरेबिलिटी,
रिस्क्स जो हैं दैट कैन बी इंश्योर्ड बाय प्राइवेट कंपनीज शेयर 7 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आपकी इंश्योरेंस कंपनी फुलफिल करेंगी। लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर एक्सपोजर यूनिट्स, इसमें क्या है कि आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं ऑल्दो ये ऑपरेट कर रही हैं आपके रिसोर्सेज से, जो आपके रिसोर्सेज पूल आउट करती हैं प्रीमियम वगैरह से, लेकिन मेजोरिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं वो इन लार्ज क्लासेस को इंडिविजुअल मेंबर्स को दी जाती हैं ऑफ लार्ज क्लासेस, उसमें उनको बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें क्या एक्सेप्शंस इंक्लूड्स लॉयड्स ऑफ लंदन विच इज द फेमस फॉर इंश्योरिंग द लाइफ और हेल्थ ऑफ एक्टर्स, कि एक ऐसी इंश्योरेंस है लॉयड्स ऑफ लंदन, उसमें क्या होता है कि आपकी लाइफ और हेल्थ ऑफ एक्टर्स, स्पोर्ट फिगर्स और अदर फेमस इंडिविजुअल्स के लिए एक उसमें आप इंश्योर्ड कराते हो। ऑल एक्सपोजर विल हैव पर्टिकुलर डिफरेंसेस व्हिच विल लीड डिफरेंट प्रीमियम रेट्स, ठीक है, उसमें अब डिफरेंट प्रीमियम रेट्स वगैरह हैं। देखिए आपकी लाइफ और हेल्थ ऑफ एक्टर के लिए, स्पोर्ट्स फिगर्स के लिए आप देखिए उस पर डिपेंड करता है कि आपका डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल आपके डिफरेंट प्रीमियम्स हैं, नेचर ऑफ आपकी लॉस क्या है, उसके ऊपर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है डिफर करती है। जिस तरह हमने बात की थी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर एक्सपोजर यूनिट्स में क्या होता है कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कहाँ से ऑपरेट करती है, वो आपकी प्रीमियम से ही ऑपरेट करती है। जो प्रीमियम आप देते हो वो उसके पूल ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आपके जो भी इंश्योरर्स हैं उनको बेनिफिट दिया जाता है फ्रॉम द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, कि वही बात है कि एक ज्यादा लोग ले रहे होते हैं लेकिन होता जरूरी नहीं कि हर कोई लॉस सफर करे। सेकंड, डेफिनेट लॉस, कि आपका जो लॉस हो रहा है किस टाइम पे हुआ है, किस जगह पे हुआ है और उसकी रीजन क्या है, कि अगर कोई डेथ हुई है उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, या कोई ऑटोमोबाइल हुआ है, कोई गाड़ी वगैरह चोरी हुई है इन केस ऑफ एनी फायर, तो उसकी वो डिफाइंड होना चाहिए कि किस जगह पे हुआ है। ये नहीं कि आप किसी भी जगह पे जाके आप कहेंगे इंश्योरेंस क्लेम कर लें। एक्सीडेंटल लॉस, इसमें क्या है, द इवेंट दैट कंट्रीब्यूट्स द ट्रिगर ऑफ ए क्लेम शुड बी fortuitous and at least outside the control of beneficiary of insurance. The loss should be pure in the sense that it results from an event for which there is only opportunity for cost, कि आपको सही मतलब आप इंफॉर्मेशन वगैरह सही प्रोवाइड करनी चाहिए। लार्ज लॉस, जिसमें आपका लॉस जो है साइज ऑफ लॉस मस्ट बी मीनिंगफुल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंश्योर्ड, कि पर्सपेक्टिव ऑफ इंश्योर्ड से आपका जो साइज ऑफ लॉस है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड लॉसेस को प्लस कॉस्ट ऑफ इशूइंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग पॉलिसी, बहुत सारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक तो आपको लॉस को फुलफिल करती है, कॉस्ट ऑफ इशूइंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द पॉलिसी, एडजस्टिंग लॉसेस, सप्लाइंग द कैपिटल नीडेड टू रीजनेबली एश्योर दैट इंश्योरर विल बी एबल टू पे क्लेम्स। अफोर्डेबल प्रीमियम एंड कैलकुलेबल लॉस, कैलकुलेबल लॉस में क्या है कि टू एलिमेंट्स दैट एटलीस्ट एस्टिमेट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस एंड द अटेंडेंट कॉस्ट, कितनी लॉस की है और उसकी अटेंडेंट कॉस्ट क्या है। एक और आपको में कंसेप्ट शेयर करती हूँ यहाँ पे, लिमिटेड रिस्क ऑफ कैटास्ट्रोफिकली लार्ज लॉसेस, कि इसमें क्या है, इंश्योरेबल लॉसेस आर आइडियली इंडिपेंडेंट एंड नॉन कैटास्ट्रोफिक, मीनिंग दैट द लॉसेस डोंट हैपन ऑल एट वंस एंड इंडिविजुअल लॉसेस आर नॉट सेवियर एनफ टू बैंकरप्ट द इंश्योर्ड। इसमें क्या है कि जरूरी नहीं कि तमाम जो लॉसेस हैं वो एक साथ हों। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके 10 लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी की है अगेंस्ट द कार, तो जरूरी नहीं कि 10 की 10 गाड़ियों को कुछ मसला हो जाए, ठीक है। उसमें क्या है कि आपका लिमिटेड है, 10 में से माइट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी 1 की हो, 2 की हो। अब मैं आपके साथ एक मिनी केस शेयर करूंगी, इंश्योरेंस एजेंट द कस्टमर्स एलए। इसमें क्या था कि एक एजेंट था जो आपकी इंश्योरेंस के लिए काम कर रहा था, प्रूडेंशियल इंश्योरेंस के लिए, और वो क्या कर रहा था कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल आउट कर रहा था। उसमें वन फोटो however should a plastic fire hydrant lying in the trunk of his car. One he put on property as needed to give a low quote. ये केस जो है आपकी बुक में है, फ्रेडरिक मिशिगन की बुक में, आपकी बुक में 517 पेज नंबर है, जिसके ऊपर इंश्योरेंस एजेंट द कस्टमर्स एलए का केस डिस्कस किया गया है। बेसिकली क्या था ये, एन अंडरराइटर वर्किंग फॉर ए प्रूडेंशियल इंश्योरेंस वाज रिस्पांसिबल फॉर नंबर ऑफ एजेंट्स सेलिंग प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इन साउथ कैलिफोर्निया इन 1985.
इसमें क्या था कि एक ऐसा एजेंट था जो आपका सदर्न कैलिफोर्निया में आपकी इंश्योरेंस को सेल आउट करा था। उसमें क्या था कि एक एजेंट जो है उसमें फायर इंश्योरेंस को सेल आउट करा था, और वो बहुत केयरफुल था जब वो डॉक्यूमेंट करता था कि कोई फायर हाइड्रेंट जो है वो ना हो। तो एजेंट मेड अ मिस्टेक ऑन जब एक पॉलिसी करते हुए एजेंट ने मिस्टेक कर दी। व्हेन ही इंक्लूडेड हिज कार इन अ पिक्चर ऑफ डिफरेंट व्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जब उसने अपनी कार को प्रॉपर्टी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को बताते हुए अपनी कार को इंक्लूड कर लिया। द पिक्चर शोड अ प्लास्टिक फायर हाइड्रेंट लाइंग इन द ओपन ट्रंक ऑफ हिज कार। उस पिक्चर में क्या था कि आपकी प्लास्टिक फायर हाइड्रेंट जो है आपकी कार के ट्रंक में दिखाई दे रही थी। He has been putting his fire hydrant on property for years when he needed to give a low quote to get business. The agent was neither fired nor sued. He was simply advised to halt the practice and his policies considered to be accepted by the company. ठीक है, ये एक पॉलिसी थी जिसमें एजेंट ने किस तरह मिस्टेक की। ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की अंटिल 1988 एंड सिंस देन द कंपनी नंबर हैज फॉलन स्टेडीली। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंश्योरेंस कंपनीज की ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, लेकिन लेटर ऑन उसकी ग्रोथ कम होगी। उसकी वही मेन रीजंस है, एक तो ये कि आपको बहुत सारा कंपिटेटिव ऐसी इंडस्ट्रीज आ गई हैं जो आपके लॉसेस को फिलफिल करती है, लाइक कमर्शियल बैंक्स वगैरह। और सेकेंडली ये कि आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि इनोवेटिव टेक्निक्स आ गई हैं दैट आर यूज्ड टू हेजिंग द रिस्क। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में खाली एक इंश्योरेंस कंपनी थी दैट गिव्स यू द बेनिफिट अगेंस्ट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें आ गई। that is the reason that the growth of the insurance companies has fallen steadily. ये ग्राफ में आपके साथ शो करती हूँ। इस ग्राफ में क्या है कि 1950 से लेके 2005 तक इंश्योरेंस कंपनीज का ट्रेंड बताया जा रहा है कि क्या ग्रोथ ट्रेंड था, ठीक है। 1950 में जो नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है, 1950 में एटलीस्ट 500 कंपनीज, स्टॉक कंपनीज जो हैं वो थी, और 500 से थोड़ी अबव म्यूचुअल कंपनीज थी, ठीक है। उसके बाद 1960, अगर आप 1975 तक देखें तो इसकी आपको अपवर्ड ट्रेंड नजर आएगा। फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ 1990 और 1995 में, फिर आपको अपवर्ड ट्रेंड हुआ और दोबारा 2005 में डाउनवर्ड ट्रेंड। इसका ये मतलब है, ये वही बात आपको बताई जा रही है कि पहले इंश्योरेंस कंपनीज ने ग्रोथ की, वो पीक पे गई, और उसके बाद क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम जब नई टेक्नोलॉजीज आई, नई इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज आई जिन्होंने बहुत सारे रिस्क को हैच करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से आपकी इंश्योरेंस कंपनीज जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा और उसकी ग्रोथ कम हो गई। इसमें एक और चीज बताई जा रही है जो प्रीवियस स्लाइड में, कि इंश्योरेंस कंपनी को दो तरह से, एक स्टॉक कंपनी और एक म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी। स्टॉक कंपनी दैट इज ओन बाय द शेयर होल्डर्स एंड द प्रॉफिट मोटिव, कि वो आपको पता है कि इसमें शेयर होल्डर्स की ओन होती है सिर्फ प्रॉफिट मोटिव, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आपको प्रॉफिट मिलता है। म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी इज ओन्ड बाय पॉलिसी होल्डर्स, ये पॉलिसी होल्डर्स ओन करता है, अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द लोएस्ट कॉस्ट इंश्योरेंस, और इस पे आपकी कॉस्ट इंश्योरेंस जो है बहुत ज्यादा कम होती है। एट द एंड ऑफ 2005 ओनली 135 of 119 इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। 2005 में जो 135 कंपनीज थी, टोटल कंपनीज थी 1119, उसमें से 135 कंपनीज जो हैं वो म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज थी। अब इंश्योरेंस की क्लासिफिकेशन, इंश्योरेंस को डिवाइड किया जा रहा है तीन तरह की कैटेगरीज में, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इंश्योरेंस अगेंस्ट योर लाइफ, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारी फॉर्म में आती है। पहले टर्म लाइफ, इसमें क्या है, इंश्योरेंस इज कवर्ड व्हाइल द पॉलिसीज इन इफेक्ट यूजुअली 10 to 20 ईयर्स, कि आप 10 से 20 ईयर्स तक इसमें लिमिट है। होल लाइफ के आपकी पूरी लाइफ के लिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है, टिल द डेथ ऑफ द इंश्योरर, जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ तक की है, ठीक है। इसमें क्या है कि पॉलिसी होल्डर बोरो गेन्स पॉलिसीज कैश वैल्यू, इसमें क्या है, आपकी जब टर्म ऑफ पॉलिसी एक्सपायर होती है तो इंश्योर्ड को जो है कैश वैल्यू मिल जाती है, उसकी जितनी बनती है उसको कैश वैल्यू, अगर तो इन केस ऑफ एनी डेथ या लॉस उसको वो उसकी वहां पे उसको पे किया जाता है, उसको इंश्योर किया जाता है। और अगर पॉलिसी मैच्योर कर जाती है कोई सर्टेन पीरियड तक के लिए तो उसको फिर कैश वैल्यू दे दी जाती है।
Life insurance comes in many forms. Some of the typical policies, universal life includes both a term life portion and a saving portion. Universal life में क्या है कि आपकी लाइफ पोर्शन भी है और सेविंग पोर्शन भी है, यानी आपकी एक तो आपकी लाइफ के अगेंस्ट आपको इंश्योर्ड भी किया जा रहा है और सेविंग पर्सपेक्टिव से भी है. एनुइटीज पेज अ बेनिफिट टू द इंश्योर्ड अंटिल डेथ टू कवर रिटायरमेंट ईयर्स. इसमें क्या है कि इंश्योर्ड को बेनिफिट दिया जाता है अंटिल द डेथ पीरियड, जिसमें आपके रिटायरमेंट ईयर्स वगैरह भी आ जाते हैं. ये आपको एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ पर्सन एट वेरियस एजेस बता रही है. ठीक है, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है फॉर द पीरियड 2007 लिया गया है. मैं आपको ग्राफ्स वगैरह से इसलिए ज्यादा क्लियर करती हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, क्योंकि आपको जो चार्ट्स हैं, पिक्चर्स हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो आपको ज्यादा ग्रिप देती हैं एज कम्पेयर टू कि अगर आपको लिखा हो. तो इसलिए मैं आपको डिफरेंट चार्ट्स और उसमें देखती हूँ. आई एम श्योर कि वो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देती होंगी. इसमें क्या है, एज, मेल, फीमेल और टोटल पॉपुलेशन. ठीक है, अब ये यूनाइटेड स्टेट्स में किया गया है कि उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ को कैलकुलेट किया गया है. अब मेल की अगर एज देखें, अगर आप 100 ईयर्स में तो 2 मेल्स हैं और फीमेल 2.3, टोटल पॉपुलेशन 2.2 हो गई. ठीक है, अब जो अगला टेबल है वो आपको बता रहा है टिपिकल एनुअल प्रीमियम्स ऑन $1,000 टर्म पॉलिसी. अब 40 ईयर ओल्ड में जो है उसने आपकी पॉलिसी ली है 100,000 की, तो एट द टाइम ऑफ 40 उसकी कॉस्ट 134 है. फिर आप देखें जब एट द टाइम ऑफ 60 उसकी कॉस्ट जो है $810 हो गई है. लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज डिराइव फंड्स, उसमें दो तरह के आपके फंड्स वो कैसे डिराइव करती है. एक तो ये कि वो प्रीमियम रिसीव करती है. ठीक है, उसमें क्या होता है, जो भी आपका पॉलिसी होल्डर होता है वो आपको फी पे करता है. सेकंड क्या होती है, वो प्रीमियम जो रिसीव करती है पेड इनटू पेंशन फंड्स मैनेज बाय द लाइफ, वो डिफरेंट जगह इन्वेस्ट कर देती है. ठीक है, उसको क्योंकि वो उसका प्रॉफिट होता है, जो प्रीमियम उसको मिलता है वो रिसोर्सेज को कैप्चर करती है, उन सारे पूल बना के उसको इन्वेस्ट करती है डिफरेंट पेंशन फंड्स में. ठीक है, अब द नेक्स्ट फिगर शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिपिकल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एसेट्स एज वेल एज द एसेट्स इन्वॉल्व इन्वेस्टेड इन मॉर्गेजेस. ये एक पाई चार्ट है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस में कंपनीज एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज बताया जा रहा है. देखिए आपका जो ब्लू कलर है ये बॉन्ड्स है, दैट इज हैज अ रेशियो ऑफ 56%. ग्रीन कलर स्टॉक है, इसकी रेशियो 24.4% है. रेड कलर लोन्स एंड मॉर्गेजेस है, इसकी रेशियो 10.9% है. और मिसलिनियस जो है वो 8.7% है. ये 2008 में यूएस का डाटा है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को डिपिक्ट कर रहा है. ये एक चार्ट है, ये चार्ट जो है डिपिक्ट कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एसेट्स इन्वेस्टेड इन मॉर्गेजेस, कि मॉर्गेज में जो इन्वेस्टमेंट है. जो लाइफ इंश्योरेंस है, क्योंकि एक तो वो प्रीमियम लेती है, दूसरा वो आपकी ही प्रीमियम को इन्वेस्ट कर देती है डिफरेंट एक्टिविटीज में. इस तरह उसमें एक मॉर्गेज है जिसमें वो इन्वेस्ट कर रही है. उसमें क्या है, पीरियड ऑफ 1920 से लेकर 2009 तक. 1920 में अगर आप देखें तो आपको रेशियो तकरीबन 40 के नजर, फिर इसमें थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आया इन द पीरियड ऑफ 1950s. फिर 1970s में आपको एक अपवर्ड ट्रेंड आया, और अगर अब की बात करें तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है. लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की हमने आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज का तो ऑलरेडी कंसेप्ट है. उसकी 2 मेन लायबिलिटीज हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस पे आउट्स और एक पेंशन फंड्स पे आउट. लाइफ इंश्योरेंस पे आउट्स क्या है, उनकी लायबिलिटी है, उसने पे करना है. देखिए अगर जैसे आपने कोई भी वो है आपके जो इंश्योरर है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसने इंश्योरेंस ली है और उसका कोई लॉस वगैरह नहीं हो, जब उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म होगी, टाइम मैच्योर होगा, जिस तरह हमने कहा था 10 से 20 ईयर्स तक है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनीज को उनको इंश्योरेंस पे आउट्स देना होगा. और सेकंड पेंशन फंड्स पे आउट. हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लोग कराते हैं दैट आर मोर वल्नरेबल टू एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम. दोज विद नोन और एक्सपेक्टेड हेल्थ प्रॉब्लम्स आर मोर लाइकली टू सीक कवरेज. जिनको पता हो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है. दैट इज व्हाई मोस्ट हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑफर्ड थ्रू ग्रुप पॉलिसीज. इंडिविजुअल पॉलिसीज मस्ट बी प्राइस अज्यूमिंग एडवर्स सिलेक्शन. ये ग्रुप पॉलिसीज की फॉर्म में आती है. जो हेल्थ इंश्योरेंस है दैट इज द मोस्ट हॉट टॉपिक इन दैट पॉलिटिकल एनवायरमेंट, फोकसिंग ऑन इंक्रीज्ड कॉस्ट and availability of the coverage. Insurance programs क्या करते हैं, are attempting to shift cost to the employees. Health maintenance organizations are another attempt to keep costs down. प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस. प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस क्या होती है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होती है, जो आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करती है रिस्क के साथ.
इसमें नेम्ड पर्ल पॉलिसीज हैं, इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी लॉसेस ओनली फ्रॉम पर्ल स्पेसिफिकली नेम्ड इन द पॉलिसी, के इसमें सिर्फ इसका पर्टिकुलर जो पर्ल के अगेंस्ट लॉस होगा उसको फुलफिल किया जाएगा। ओपन पर्ल पॉलिसीज में इसमें किसी भी लॉस के किया जाएगा एक्सेप्ट फ्रॉम पर्ल स्पेसिफिकली नेम्ड इन द पॉलिसी। क्या आप देखो पर्टिकुलर अगेंस्ट कर दिए, देखिए आप नेम्ड किया कि पर्टिकुलर सिर्फ मुझे अगर इस लॉस होगा तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको फुलफिल करेगी, और अगर आपकी ओपन है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर नहीं करते तो उसमें आपको हर तरह के लॉसेस के साथ कंपनसेट किया जाएगा। कैजुअलिटी इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस, ठीक है। कैजुअलिटी इंश्योरेंस और कैजुअलिटी इंश्योरेंस क्या होती है, इसको हम लायबिलिटी इंश्योरेंस भी कहते हैं। दैट गिव्स यू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉसेस बिकॉज ऑफ क्लेम ऑफ नेग्लिजेंस। री इंश्योरेंस क्या है कि आप अपनी एलोकेट्स अ पोर्शन ऑफ रिस्क टू अनदर कंपनी एंड एक्सचेंज फॉर अ पोर्शन ऑफ प्रीमियम। क्या आप री इंश्योर्ड कराते हो, कि इसमें क्या होता है कि एलोकेट्स अ पोर्शन ऑफ द रिस्क टू अनदर कंपनी इन एक्सचेंज फॉर अ पोर्शन ऑफ द प्रीमियम। टेररिज्म रिस्क इंश्योर, अब क्या है कि आपकी जो रेगुलेशन की उसमें है टेररिज्म रिस्क इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 2002 जो बेस्ड ऑन द 9/11 अटैक, Terrorism Risk Insurance Act of 2002 based on the 9/11 attacks in New York. New legislations were passed in 2002 limiting the amount insurance firm would be required to pay out in the event of future attacks. इसमें क्या था कि गवर्नमेंट विल पे ओनली 90% ऑफ द लॉसेस अप टू 100 बिलियन। 100 बिलियन के अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है 90% लॉसेस को फुलफिल करेगी। फिर हम बात करेंगे इंश्योरेंस रेगुलेशंस की। जिस तरह हमने कहा था म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करने के लिए, इसी तरह इंश्योरेंस पॉलिसी में भी डिफरेंट रूल्स हैं। एक है मैककैरन फर्ग्यूसन एक्ट ऑफ 1945। इसमें क्या है, ये आपको उसके इसमें रेगुलेशंस वगैरह बनाए गए हैं, फेडरल रेगुलेशंस दैट गवर्न्स द इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है। इसमें सारी इंश्योरेंस रेगुलेशंस वगैरह हैं। आपको बताया गया कि आपने किस तरह पॉलिसी होल्डर्स को कौन कौन से लॉसेस में करना चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये तमाम चीजें कवर की गई हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट वायलेशंस, इसमें क्या है कि जब न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल जो है उसने 2004 में चार्ज दिया था विद इंश्योरेंस फ्रॉड, ठीक है, उसमें कुछ फ्रॉड्स वगैरह हुए थे, बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व थी। अब देखिए अगर आप इन कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आपका जो है कोई इन केस ऑफ एनी फ्रॉड जो है, और या कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें हमने कल भी बात की थी, जब हम कल म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था कि वो लोग लेट और ट्रेडिंग्स में या टाइम जोन को बेनिफिट लेते हैं। सेम इन द केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज में भी कुछ बेसिक लॉस थे, उनका ख्याल नहीं रखा गया, ठीक है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है उसने इंश्योरेंस फ्रॉड के साथ किया गया, चार्ज किया गया। उसमें क्या था कि बिड रिगिंग एंड ब्राइबरी जो मेन चीज थी, और उसमें जो पे फॉर प्ले फीस थी $800 मिलियन पर ईयर। प्रैक्टिसिंग मैनेजर को इंश्योरेंस मैनेजमेंट में क्या स्क्रीनिंग के देखें, उसको इनिशियल स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि जो मैनेजर है वो किस तरह उसको, मतलब अगर कोई इवेंट होता है तो उसको स्क्रीन आउट किस तरह करता है वो देखेगा जाके। रिस्क बेस्ड प्रीमियम्स, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस कि कुछ प्रोविजन सेट करनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड के लिए क्या करना चाहिए, आपको एंटी फ्रॉड लॉज वगैरह बनाने चाहिए। कैंसिलेशन ऑफ इंश्योरेंस, अगर कोई बीच में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल करा देते तब उसको बेसिक उसमें प्रैक्टिसिंग मैनेजर देखता है कि उसको क्या किस तरह अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इसको रिजॉल्व करना है। डिडक्टेबल्स, को इंश्योरेंस, लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। इसमें क्या है कि जो प्रैक्टिसिंग मैनेजर है वो इन्वॉल्व है इन तमाम चीजों में। देखिए वो तमाम फैक्टर्स को देखेगा। अगर आपका वो स्क्रीन, अगर आपको कोई लॉस वगैरह हुआ है तो स्क्रीन आउट करेगा कि इस लॉस को किस तरह, अगर ये लॉस वाकई हुआ है इसकी कॉस्ट क्या थी, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी को किस तरह कवर करेगी। सेम अगर आपको कोई आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल करा देते हैं तब आप उसको उसकी अमाउंट किस तरह पे करेंगे। आपका कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है, ये तमाम चीजें जो है प्रैक्टिसिंग मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फंक्शंस। अब हम बात करेंगे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स की। आपको पता है क्रेडिट डिफॉल्ट तो वो होता है कि जिसमें आपको क्रेडिट डिफॉल्ट है, आपका रिस्क है। स्वैप्स क्या होते हैं कि आप स्वैप कर लेते हो, एक्सचेंज कर लेते हो। इसी तरह हमने इंटरेस्ट रेट स्वैप को भी शायद आप डिस्कस किया, आपके माइंड में वो कंसेप्ट भी हो। इसमें क्या है कि जो आप सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स की बात करते हैं, सीडीज की, इज इंश्योरेंस अगेंस्ट डिफॉल्ट ऑन ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूजुअली सम काइंड ऑफ सिक्योरिटाइज्ड बॉन्ड्स। सिक्योरिटाइज्ड बॉन्ड जो है वो आपको इसके अगेंस्ट जो है क्रेडिट डिफॉल्ट के अगेंस्ट जो है आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप सिक्योरिटाइज बॉन्ड्स जो हैं वो इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं जो सिक्योर्ड होते हैं, जो आपको अगेंस्ट एनी डिफॉल्ट आपको सिक्योर रखते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस नहीं होती। मार्की
की अगर हम बात करें तो 2008 में अगर हम हिस्ट्री में देखें, देयर इज अमाउंट ऑफ $62 ट्रिलियन जो सीरीज के साथ आउटस्टैंडिंग थी। अब मैं आपके साथ एक केस बताती हूँ, AIG ब्लो अप। AIG फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो थे 400 बिलियन ऑफ सीरीज सिक्योरिटीज, जिसमें से 57 बिलियन जो डेट सिक्योरिटीज बैक्ड बाय सब प्राइम मॉर्गेजेस थे। क्रेडिटर्स ने क्विकली रियलाइज किया दे लॉसेस में बैंकरप्ट AIG के बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे, AIG बैंकरप्ट हो जाएगी और वो अपना कैपिटल रेज आउट नहीं कर सकेगी। देन क्या हुआ कि FED फेडरल रिजर्व सिस्टम ने एक बेल आउट ऑर्गेनाइज की, बट टुक अ बिग उसमें क्या किया कि AIG की बहुत सारी स्टेक ले लिया। इंश्योरेंस कंपनीज नेशन वाइड विल नो फॉल अंडर फेडरल स्क्रूटनी, कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो फेडरल स्क्रूटनी के अंडर आती हैं। फेडरल स्क्रूटनी उनको कि जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशंस दैट मस्ट बी सेट अंडर द फेडरल स्क्रूटनी। अब हम बात करेंगे मोनोलाइन इंश्योरेंस की। मोनोलाइन इंश्योरेंस कंपनीज क्या हैं कि दैट आर स्पेशलाइज्ड इन क्रेडिट इंश्योरेंस and are only insurance companies that are allowed to provide insurance that guarantees the timely repayment of bond principal। इसमें क्या है कि मोनोलाइन इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंश्योरेंस है जो क्रेडिट इंश्योरेंस है, जिसमें आपको गारंटी दी जाती है, एक ऐसी गारंटी सेट की जाती है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों वापस मिलेंगी इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट। ऑल इंश्योरेंस कंपनीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग दिस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज इस तरह की नहीं करती क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इसमें लॉस हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो करती हैं, क्योंकि इसमें आपको जितनी भी टाइमली रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड प्रिंसिपल इंटरेस्ट, तो इस बहुत ज्यादा अगर कोई भी डेट जो है डेट इश्यूअर्स को डिफॉल्ट होगा तो मोनोलाइन इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनीज आर लायबल टू फुल रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सब प्राइम क्राइसिस एंड द मोनोलाइन इंश्योरेंस, ठीक है। सब प्राइम क्राइसिस वही सब प्राइम मॉर्गेजेस की बात, जिसके ऊपर लोगों के पास इतनी ज्यादा इनकम नहीं जिनको मॉर्गेजेस वगैरह इशू कर दिए गए थे। मोनोलाइन इंश्योरर्स डिड इंश्योर डेट बैक बाय सब प्राइम मॉर्गेजेस, कि मोनोलाइन इंश्योरेंस उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी जिन्होंने सब प्राइम मॉर्गेजेस वगैरह में इन्वॉल्व थे। डिफॉल्ट ऑन दीज मॉर्गेजेस रिजल्टेड इन क्रेडिट डाउनग्रेड्स फॉर द इंश्योरर्स, ठीक है। दिस इन्वेस्टर्स रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द इंश्योरेंस, म्युनिसिपैलिटीज स्टार्टेड सीइंग हायर इंटरेस्ट कॉस्ट, दिस इन टर्न रिजल्टेड इन लोअर स्पेंडिंग्स ऑन रोड स्कूल्स। सोसाइटल इफेक्ट्स क्या हैं कि इंश्योरेंस क्या आपकी कंपनी पे क्या मतलब आपकी जनरल सोसाइटी पे क्या है, उसमें ये कि सोसाइटी को बहुत सारा चेंज कर दिया कि आपके लॉसेस और डैमेजेस वगैरह को फुलफिल करती है। उसके अलावा आप एक अदर हैंड पे अगर आप देखें तो फ्रॉड बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि फ्रॉड इसलिए ज्यादा हो गए हैं कि उनको पता है कि अगर सोसाइटीज हैं उनको पता है इंश्योर्ड हैं, वो लोग विजिलेंट नहीं होंगे। अगर किसी ने इंश्योरेंस परचेज कर लिए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी गाड़ी की हिफाजत करना छोड़ दे, अपनी वो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कि मैं तो जो इंश्योर्ड हूँ, मुझे इंश्योरेंस कंपनी, तो इसलिए कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है उसकी वजह से फ्रॉड्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपके इंश्योरेंस कैन इन्फ्लुएंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस थ्रू मॉरल हैजर्ड्स, इंश्योरेंस फ्रॉड्स एंड प्रिवेंशन स्टेप्स बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरर्स बिजनेस मॉडल, इसमें क्या है कि इसका मॉडल क्या है। इसका मॉडल अगर हम बात करें इंश्योरेंस का तो ये है कि एक तो कलेक्ट इन प्रीमियम एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, एक तो प्रीमियम कलेक्ट करेगा जो एक्सचेंज या फी जो पॉलिसी होल्डर से लेगा, और इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज पेड आउट इन लॉसेस एंड ऑफर्स अ कंपेटिटिव प्राइस व्हिच कंज्यूमर्स विल एक्सेप्ट। प्रॉफिट कैन बी रिड्यूस्ड टू सिमिलर इक्वेशन। प्रॉफिट क्या है, अर्न्ड प्रीमियम प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम, अर्न जो उसने प्रीमियम अर्न किया है प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम जो उसने आगे पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट कर दी थी, माइनस इनकर्ड लॉस माइनस अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस। इसमें क्या है, जो इंश्योरर्स है वो दो तरीके से मनी लेगा, एक तो ये कि थ्रू अंडरराइटिंग और दूसरा बाय इन्वेस्टिंग द प्रीमियम्स दे कलेक्ट फ्रॉम द इंश्योर्ड पार्टीज। ठीक है, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। आज में जो लेक्चर था वो इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में था। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या होता है कि आप जो लोग जितने भी मतलब इसलिए इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्यों बात की गई है, इसलिए कि देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी होता है कि आप लोगों की सेविंग्स लेते हैं और इसको इन्वेस्ट करते हैं। इसमें भी ये होता है कि लोग इंश्योरेंस परचेज करते हैं, प्रीमियम वगैरह होती है। इसमें आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको सेविंग्स वगैरह प्रीमियम वगैरह मिलता है जिसको वो इन्वेस्ट करते हैं फर्दर इन्वेस्टेबल प्लान्स में।
फिर हमने बात की इंश्योरेंस कंपनीज की कि इंश्योरेंस कंपनीज में क्या होता है कि आपकी एक तो वो होता है जो इंश्योरर होता है, जो आपकी इंश्योरेंस सेल आउट कर रहा है, और एक वो होता है जो पॉलिसी होल्डर होता है जो परचेज कर रहा है इन द एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम, उसके ऊपर वो कुछ फी वगैरह पे कर रहे होते हैं। फिर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की बात की, लाइफ इंश्योरेंस की बात की, कैजुअलिटी इंश्योरेंस की बात की। हमने बात की कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्या होना चाहिए। फिर हमने एक स्पेसिफिक काइंड हमने डिस्कस की इंश्योरेंस, जिसको मोनोलाइन इंश्योरेंस कहते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, मोनोलाइन इंश्योरेंस जो होती है ये एक ऐसी इंश्योरेंस होती है जिसमें आपकी जो ऐसी यूनिक टाइप ऑफ इंश्योरेंस होती है कि जिसमें क्या होता है कि आपके डिफॉल्ट, अगर इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट, आपकी जितनी इंटरेस्ट पेमेंट्स और प्लस प्री पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल्स आपको दी जाती हैं। नॉर्मली बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ इंश्योरेंस नहीं है। फिर हमने देखा कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमने देखी, लेकिन फिर कुछ एक पीरियड ऐसा है कि उनकी ग्रोथ कम होगी। उसकी जो टू मेन रीजन थी, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे फाइनेंशियल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हैं दैट आर यूज्ड टू हाइड द रिस्क, और सेकेंडली कंपटीशन फ्रॉम द अदर लाइक कमर्शियल बैंक्स और ब्रोकरेज हाउस। इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली क्या करती है कि आपको जो उसका बेसिक पर्पस ये है कि आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट एनी लॉसेस, कि आपका कोई भी लॉस हुआ है वो डिपेंडिंग अपॉन द टर्म ऑफ इंश्योरेंस वो आपको फुलफिल करती है। फिर हमने बात की थी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो आप जो प्रीमियम वगैरह लेती हैं उसको इन्वेस्ट करती हैं अदर म्यूचुअल फंड्स में। फिर हमने ये देखा था कि कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसमें ये था कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन हुई थी कि कौन सी वो टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके ऊपर आपकी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं आपको इंश्योरेंस देंगी। आपका अगर आपको थर्ड पार्टी लॉस फुलफिल कर देती है तो तब आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करेगी। ये तमाम चीजें बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनीज का बेसिक पर्पस हम देखें तो वो ये है कि टू प्रोवाइड यू सेफ्टी अगेंस्ट द लॉसेस। उसमें कोई भी लॉस हो सकता है आपका। एक तो ये होता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ गए, इन केस ऑफ एनी थेफ्ट, इन केस ऑफ फायर, आपको सेफ्टी, और उसमें उसके बदले आप लोग उनको प्रीमियम पे कर रहे होते हो। अब उसमें हमने देखा था कि इंश्योरेंस हमने पूरी ये आज की डिस्कशन के बाद हमें ये पता चला कि इंश्योरेंस कंपनीज में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो बेसिकली रिस्क अवर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकली उनका जो एप्टीट्यूड होता है वो रिस्क लेने का नहीं होता। वो चाहते हैं वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करें या वो उनका एप्टीट्यूड ये होता है कि वो नॉन रिस्की हो। तो इस केस में रिस्क अवेयर केस में नॉर्मली पीपल आर गोइंग टू परचेज इंश्योरेंस। आपने बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज के नाम सुने होंगे जैसे EFU लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है। और जो इंश्योरेंस का अगर हम सोसाइटल इफेक्ट्स की बात करें तो बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है फ्रॉड में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। उसके बाद हमने एक मॉडल की बात की थी कि जो प्रॉफिट होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी अर्न करती है प्लस जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसमें से माइनस करती है इनकर्ड लॉसेस माइनस अंडर राइटिंग, तो दैट लीव्स अ प्रॉफिट फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि हमने नेचर ऑफ इंडस्ट्री देखी थी कि कौन से लोग हैं इंक्लूडिंग रैशनल एंड पीपल एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री। फिर हमने देखा था कि 7 बेसिक फंडामेंटल आइडियाज बिहाइंड ऑल द इंश्योरेंस वर लिस्टेड एंड रिव्यूड। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि ग्रोथ जो है सेवरल डिकेड्स के बाद किस तरह इंश्योरेंस कंपनी की कम हुई, उसके एसेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या हैं। ठीक है, फिर क्योंकि आपको पता है कि ग्रोथ का जब पीरियड कम हुई उसके एसेट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा, उसकी लायबिलिटीज क्या हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रिस्क अवर्स लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उनके रिस्क को मिनिमाइज करती है। और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं स्टिल उनकी ग्रोथ कम होगी लेकिन स्टिल दे आर वर्किंग। अगर यूएस इंडस्ट्री की बात करें तो मोर देन $600 बिलियन जो है इस टाइम वो इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की गई है। ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंसेस को देखा। ये तो आज का लेक्चर था। इन द नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पेंशंस को, कुछ और तरह की इंश्योरेंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लाइक ऑटो इंश्योरेंस, उसमें क्या होता है थोड़ा सा हम इंश्योरेंस को देखेंगे और फिर हम मेन जो हमारा एम्फसाइज होगा वो पेंशंस की तरफ होगा। कि अब हम ये देख रहे हैं कि आपका जो इस कोर्स का पर्पस था, जो आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, हम हर उस इंस्टीट्यूशन को देख रहे हैं वो किस तरह काम करता है।
इसका जो बेसिक पर्पस था कोर्स का, ताकि वो फुलफिल हो, आपको पता चले कि आपको ये एबिलिटी मिले कि आप डिफरेंट कंपनीज किस तरह काम कर रही हैं। ठीक है, आपने बैंक्स की बात की, यानी ओवरऑल आपको हर चीज का स्ट्रक्चर बताया, बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात की, बैंक्स में उनकी रेगुलेशंस की बात की, इसी तरह हमने इंश्योरेंस कंपनीज की बात की। और हाँ, इन द एंड जो एक चीज में मेरे माइंड से निकल गई कि इंश्योरेंस कंपनीज को भी कुछ एक्ट्स हैं जो उनको रेगुलेट करते हैं, जिसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की गई हैं कि लॉसेज हैं तो वो किस हद तक लॉसेज को फुलफिल करेंगे। वो एक एक्ट भी हमने आज पढ़ा था, मैकफिन एक्ट था, अब वो भी उसमें आज हमने डिस्कस किया था। ये तो था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पेंशन फंड्स के बारे में। और अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।